बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट 12 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करना है, तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। कहता है इट इज डिजायर्ड टू मेक एन एसी जनरेटर। हम एक ऐसा एसी जनरेटर बनाना चाहते हैं that can produce an EMF of maximum value of 5 किलोवोल्ट with 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ मैक्सिमम EMF की वैल्यू 5 किलोवोल्ट हमें प्रोवाइड करें। अ कॉइल ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर हैविंग 200 टर्न्स इज यूज्ड एज आर्मेचर। आर्मेचर के तौर पे हम एक कॉइल जिसके नंबर ऑफ टर्न्स 200 हैं और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल है, उसको यूज कर रहे हैं। तो कहता है कि व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कॉइल रोटेट्स। तो कॉइल जिस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा, आपने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। डेटा में सबसे पहले उसने वैल्यू दी है मैक्सिमम ईएमएफ की, जिसको ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज 5 किलो वोल्ट, और इसको हम लिख सकते हैं 5000 वोल्ट। सेकेंड वैल्यू उसने हमें फ्रीक्वेंसी की बताई है, विच इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट उसने हमें एरिया ऑफ कॉइल बताया है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज 1 मीटर स्क्वायर, एंड देन वी हैव द नंबर ऑफ टर्न्स जिसकी वैल्यू 200 है। स्टूडेंट्स, हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, सो रिक्वायर्ड बी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, अब स्टूडेंट्स उसने हमें मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू दी है, तो हम डायरेक्टली यहां पे मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, एज ई नॉट इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी, जिसमें से हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी की वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा बी इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय एन ओमेगा इंटू ए। अब स्टूडेंट्स यहां पे एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन उसने हमें लीनियर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम ओमेगा को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो ये बन जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई एफ मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब स्टूडेंट्स इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो बी की वैल्यू आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 5000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स हैं 200 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज, और क्रॉस सेक्शनल एरिया उसने 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल बताया। अब स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाती है वैल्यू b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 12.56, और इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें आंसर मिलता है 0.08 टेस्ला का। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जनरेटर 5 किलो वोल्ट की ईएमएफ इंड्यूस करके देगा। आइए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है द बैक ईएमएफ इन द मोटर इज 120 वोल्ट व्हेन मोटर इज रनिंग एट 1680 रेवोल्यूशन पर मिनट। हमारे पास एक मोटर है जो कि 1680 रेवोल्यूशन पर मिनट हमें प्रोवाइड कर रही है, और इसकी रोटेशन की वजह से इसमें जो बैक ईएमएफ जनरेट होती है उसकी वैल्यू 120 वोल्ट के इक्वल है। कहता है कि व्हाट इज द बैक ईएमएफ। आपने बैक ईएमएफ की ही वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन मोटर टर्न्स 3360 रेवोल्यूशन पर मिनट, जब मोटर 3360 रेवोल्यूशंस पर मिनट पे रोटेट कर रही हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन का डाटा लिखते हैं। डाटा में हमारे पास बैक ईएमएफ की वैल्यू E1 से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज 120 वोल्ट, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ओमेगा की जो वैल्यू आ रही है, इसको ओमेगा 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज 1680 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब स्टूडेंट सेकंड वैल्यू उसने हमें बताई है कि अगर रोटेशन बढ़ा के 3360 रेवोल्यूशन पर मिनट कर दी जाए,
तो ये बताएं कि कितनी बैक ईएमएफ जनरेट होगी। तो एक्चुअली हमने यहां पे E2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, अब स्टूडेंट्स जरा डाटा के ऊपर गौर कीजिए। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हमें नजर आ रहा है कि ओमेगा 2 ओमेगा 1 के डबल के इक्वल है, यानी कि 1680 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आ जाती है। और फ्रॉम द रिलेशन E इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन ऑफ थीटा, हमें यह भी पता है कि E का ओमेगा के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर आप ओमेगा की वैल्यू को डबल करेंगे तो जनरेट होने वाली बैक ईएमएफ भी डबल हो जाएगी, यानी कि इस केस में हमारा आंसर 240 वोल्ट के इक्वल आएगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब इसको कैलकुलेट करते हैं। एज E इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन ऑफ थीटा, इसको फर्स्ट केस के लिए यूज करेंगे तो E1 और यहां पे ओमेगा 1 आ जाएगा, इसको कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरीके से E2 दैट इज इक्वल टू एन ओमेगा 2 ए बी साइन ऑफ थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दें 1 से, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा E2 डिवाइडेड बाय E1 दैट इज इक्वल टू, अब चूंकि मोटर सेम है इस वजह से इसके तमाम पैरामीटर सेम रहेंगे एक्सेप्ट ओमेगा, तो इसको कैंसिलेशन के बाद अगर हम लिखेंगे तो ये आंसर बनेगा ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1। अब चूंकि हमने इसमें E2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो E2 की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, E2 दैट इज इक्वल टू ओमेगा 2 डिवाइड बाय ओमेगा 1 मल्टीप्लाई बाय E1। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो ओमेगा 2 की वैल्यू है 3360 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 की वैल्यू 1680 मल्टीप्लाई बाय E1 की वैल्यू है 120। इसे कैंसिल कर देंगे तो 2 आ जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो E2 की वैल्यू निकल आएगी 240 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स अगर आप रोटेशन को डबल करते हैं तो जनरेट होने वाली बैक ईएमएफ भी फर्स्ट केस के मुताबिक डबल हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स में एक पॉइंट आपने याद रखना है, यहां पे हमने ओमेगा को रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया। वो इस वजह से कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि फाइनली हमारे पास दोनों एंगुलर वेलोसिटीज की रेशो आ रही है, तो रेशो होने की वजह से ये दोनों यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इस वजह से हमने यहां पे रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया, अदरवाइज हम इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि अ डीसी मोटर ऑपरेट्स एट 240 वोल्ट एंड हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओहम। हमारे पास एक डीसी मोटर है जिसको 240 वोल्ट पे रन करवाया जाता है और उसके आर्मेचर की रेजिस्टेंस 0.5 ओहम के इक्वल है। व्हेन द मोटर इज रनिंग एट द नॉर्मल स्पीड द आर्मेचर करंट इज 15 एम्पियर। जब मोटर नॉर्मल स्पीड पे रन कर रही थी तो आर्मेचर के अंदर फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू 15 एम्पियर थी। कहता है फाइंड द बैक ईएमएफ इन द आर्मेचर, आर्मेचर में प्रोड्यूस होने वाले बैक ईएमएफ की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका डेटा लिखते हैं। डेटा पोटेंशियल डिफरेंस जो कि मोटर को रन करवाने के लिए यूज किया जा रहा है दैट इज 240 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.5 ओहम, नॉर्मल स्पीड में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू है 15 एम्पियर। तब आपने बैक ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रिक्वायर्ड में लिखते हैं रिक्वायर्ड एप्सिलॉन की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन, एज वी नो दैट V माइनस ई इज इक्वल टू आई आर, और हमने यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको सेपरेट कर लेते हैं। ये बन जाएगा E इज इक्वल टू V माइनस आई आर। V की वैल्यू है 240 वोल्ट माइनस करंट की वैल्यू 15 एम्पियर, रेजिस्टेंस 0.5। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सो E इज इक्वल टू
240 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.5 और सिंप्लीफाई करने के बाद एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी 232.5 वोल्ट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द बैक ईएमएफ. आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है अ कॉपर रिंग हैज अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर. हमारे पास एक कॉपर का रिंग है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर के इक्वल है एंड द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मिली ओहम, और उसकी रेजिस्टेंस 1 मिली ओहम है. अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ओवर द रिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. हमने इसको एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जो कि प्लेन ऑफ द रिंग के परपेंडिकुलर है. If the magnetic field increases from 0.2 Tesla to 0.4 Tesla in the time interval of 5 into 10 raised to minus 3 second, what is the current in the ring during the interval? आपने करंट की वैल्यू फाइंड करनी है जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.2 टेस्ला से इंक्रीज करके 0.4 टेस्ला तक हो जाती है और इसके चेंज होने के लिए जो टाइम लगता है उसकी वैल्यू 5 into 10 raised पर minus 3 सेकेंड्स के इक्वल है. तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले इसका डेटा लिखते हैं. डेटा स्टूडेंट्स, डेटा में सबसे पहले उसने हमें यह बताया है अ कॉपर रिंग. इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो इसमें कितने आ जाएंगे, 1 के इक्वल आ जाएंगे. तो सबसे पहले वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज इक्वल टू 1 टर्न. सेकेंडली उसने हमें वैल्यू दी है रेडियस की, r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.04 मीटर. फिर नेक्स्ट उसने हमें कहा है कि एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखना है जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन के. अब स्टूडेंट्स इसके ऊपर जरा गौर कीजिए. फर्ज कर लें कि ये हमारे पास रिंग है जिस पे आपने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है. स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात पता है कि एंगल हमेशा हम डायरेक्शंस के दरमियान में लेते हैं. तो अगर आप रिंग की डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं तो वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की पैरेलल आ जाएगी, जिसकी वजह से एंगल कितना बनेगा इसका 0. तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि यहां पे परपेंडिकुलर के लिए आपने थीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं लेनी, क्योंकि एंगल हमेशा डायरेक्शंस के दरमियान में लिया जाता है. तो यहां पे हम नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. मैग्नेटिक फील्ड की इनिशियल वैल्यू है 0.2 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की फाइनल वैल्यू है 0.4 टेस्ला. तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, दैट इज बी फाइनल में से आप बी इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट बन जाएगा 0.2 टेस्ला. अब स्टूडेंट्स इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होने के लिए जो टाइम लगा है दैट इज 5 into 10 raised पर minus 3 सेकेंड्स. और नेक्स्ट उसने हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है दैट इज आर विच इज इक्वल टू 1 मिली ओहम, और इसको हम लिखते हैं 1 into 10 raised पर minus 3 ओहम. रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स हमने इस ड्यूरेशन में फ्लो करने वाला इंड्यूस करंट फाइंड करना है. सॉल्यूशन is E is equal to n delta phi divided by delta t. तो स्टूडेंट्स फेरेडेज लॉ को यहां पे यूज करते हैं. डेल्टा फाई को आप एक्सपेंड करें तो ये बन जाएगा डेल्टा बी डॉट ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और फर्दर इसको एक्सपेंड करते हैं तो n इंटू डेल्टा बी ए एज इट इज cos of theta divided by delta t. अब स्टूडेंट्स फर्दर यहां पे हमें एरिया भी नहीं दिया गया, हमें रिंग का रेडियस बताया हुआ है. तो इस सिचुएशन में हम इस एरिया को सर्कुलर एरिया की फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा n डेल्टा बी पाई आर स्क्वेयर cos of theta डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. आइए स्टूडेंट्स अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. तो स्टूडेंट्स लास्ट रिलेशन था E इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स फिर डेल्टा बी पाई आर स्क्वेयर
कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो E इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे 1, डेल्टा बी की वैल्यू 0.2, पाई एज इट इज आ जाएगा, रेडियस की वैल्यू 0.04 इसका होल स्क्वायर, कॉज ऑफ द एंगल की वैल्यू 0 डिग्री डिवाइडेड बाय टाइम है 5 इंटू 10 रेज पर -3। अब फ्रेंड्स सारे फैक्टर को सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर बनेगा 2.01 इंटू 10 रेज पर -1 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। अब स्टूडेंट्स हमें ईएमएफ का पता चल चुका है और हमने करंट फाइंड करना है, तो इस ईएमएफ को हम रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R। E की वैल्यू है 2.01 10 रेज पर -1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 मिली ओहम, तो 1 इंटू 10 पर -3 लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 201 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। आइए अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। कहता है अ कॉइल ऑफ 10 टर्न्स एंड 35 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। हमारे पास एक कॉइल है जिसके 10 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसका एरिया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसको एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एरिया ऑफ द कॉइल के परपेंडिकुलर हैं, जिसकी स्ट्रेंथ 0.5 टेस्ला के इक्वल है। द कॉइल इज पुल्ड आउट ऑफ द फील्ड इन 1 सेकेंड। फिर कॉइल को उस फील्ड से 1 सेकेंड में बाहर की तरफ खींच लिया जाता है। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एज इट इज पुल्ड आउट ऑफ द फील्ड। तो जब आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर खींच रहे हैं तो उस दौरान में पैदा होने वाली इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। ये हमारे पास एक कॉइल है जिसके 10 नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखा हुआ है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एरिया ऑफ द कॉइल के परपेंडिकुलर हैं। अगर हम कॉइल के एरिया की डायरेक्शंस यहां ड्रॉ करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड में और वेक्टर एरिया में एंगल 0 डिग्री है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका साइड व्यू लें तो ये हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा। सेकंड पॉइंट उसने हमें यह बताया है कि आपने इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर खींच लेना है और इसके लिए जो टाइम लगता है उसकी वैल्यू 1 सेकेंड के इक्वल है। तो इस ड्यूरेशन में प्रोड्यूस होने वाली ईएमएफ आपने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आइए अब क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। डेटा सबसे पहले है नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज इक्वल टू 10 टर्न्स, एरिया दैट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 35 इंटू 10 रेज पर -4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद उसने लिखा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू चूंकि डायरेक्शंस के दरमियान में ली जाती है, यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 डिग्री। नेक्स्ट वी हैव द मैग्नेटिक फील्ड विच इज 0.5 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड की इनिशियल वैल्यू है। फिर स्टूडेंट्स जब आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर खींच लेंगे तो फाइनल वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की 0 टेस्ला के इक्वल आ जाएगी। तो यहां पे हम BF लिखते हैं दैट इज इक्वल टू 0 टेस्ला, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा दैट इज डेल्टा B विच इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, और इसका आंसर आ जाएगा -0.5 टेस्ला। नेक्स्ट स्टूडेंट्स उसने हमें टाइम की वैल्यू दी है दैट इज डेल्टा T विच इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और रिक्वायर्ड है इंड्यूस होने वाली ईएमएफ को हमने कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन as we know E is equal to n डेल्टा phi डिवाइडेड बाय डेल्टा t, जिसको हम लिख सकते हैं n डेल्टा B डॉट A
डिवाइड बाय डेल्टा टी, और डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा एन डेल्टा बी ए कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स में वैल्यूज पुट करते हैं। सो E इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स हैं 10, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0.5, एरिया की वैल्यू 35 इंटू 10 रेज पर -4, कॉज ऑफ एंगल है 0 डिग्री और इसको टाइम लगा है 1 सेकेंड के इक्वल। अब इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं तो E की वैल्यू आ जाएगी -1.75 इंटू 10 रेज पर -2 वोल्ट। और स्टूडेंट्स अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड में इसका आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10 रेज पर -2 वोल्ट। स्टूडेंट दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। कहता है एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई ऑफ 240 वोल्ट। हमारे पास एक आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसको आपने 240 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इट इज डिजायर्ड टू ऑपरेट अ 12 वोल्ट 30 वॉट लैंप। हम इससे एक 12 वोल्ट और 30 वॉट का लैंप चलाना चाहते हैं। कहता है फाइंड द करंट इन द प्राइमरी। आपने प्राइमरी का करंट फाइंड करना है एंड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, और NS डिवाइडेड बाय NP की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट जरा गौर कीजिए, फर्ज करने के हमारे पास ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है जिसको आपने प्राइमरी पे 240 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स हम क्या चाहते हैं, हम इससे चाहते हैं कि एक 12 वोल्ट और 30 वॉट का लैंप चलाया जा सके। तो ये वाली वैल्यू हमारे आउटपुट की आ जाएंगी या सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस आ जाएंगी। हमने क्या करना है, हमने प्राइमरी के करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स चूंकि ट्रांसफार्मर आइडियल है तो इसमें इनपुट पावर इक्वल आती है आउटपुट पावर के। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन का हम डेटा लिखते हैं। डेटा सबसे पहले वैल्यू है हमारे पास पोटेंशियल ऑफ द प्राइमरी या प्राइमरी वोल्टेज दैट इज 240 वोल्ट। उसके बाद सेकेंडरी की वोल्टेज है Vs दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट, और सेकेंडरी की ही पावर है जिसको पावर आउटपुट कहते हैं दैट इज इक्वल टू 30 वॉट। रिक्वायर्ड है हमने नंबर 1 प्राइमरी का करंट फाइंड करना है और नंबर 2 ट्रांसफॉर्मेशन रेशो NS डिवाइडेड बाय NP कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन अब स्टूडेंट्स चूंकि ट्रांसफार्मर आइडियल है इसलिए फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर इनपुट पावर इक्वल होती है आउटपुट पावर के। इनपुट पावर को एक्सपेंड कर देंगे IPVP दैट इज इक्वल टू पावर आउटपुट की उसने हमें वैल्यू दी हुई है, इसको हम एज इट इज रखेंगे। यहां से हमने प्राइमरी का करंट फाइंड करना है तो प्राइमरी के करंट की वैल्यू IP दैट इज इक्वल टू P0 डिवाइडेड बाय VP। इसकी वैल्यू है 30, VP की वैल्यू है 240, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.125 इज द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल। अब स्टूडेंट्स हमने ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कैलकुलेट करनी है। नंबर 2 NS डिवाइडेड बाय NP दैट इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय VP। अब स्टूडेंट्स हमारे पास VS की वैल्यू भी मौजूद है, VP की वैल्यू भी मौजूद है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो NS डिवाइडेड बाय NP दैट इज इक्वल टू VS की वैल्यू है 12 वोल्ट डिवाइड बाय VP की वैल्यू है 240। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 20। स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।